हेलो बच्चों, देखिएगा स्ट्रेट लाइन की 10.1 10.2 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.3। ठीक है, देखिए 10.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम 10.1 10.2 दोनों में कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर बस क्या है कि क्वेश्चंस को मोल्ड करेंगे, है ना, क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पहले पढ़ चुके हैं यूटिलाइज वही सारे करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट छोड़ देने हैं, है ना, पूरे चैप्टर में वो काम आने ही आने हैं आपके। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा क्लियर करते हुए हम लोग बात करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 10.3 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या स्टेट कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो ना बोला हुआ है reduce the following equation into slope intercept form and find their slopes and y intercept। देखिए आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y is equal to mx plus c। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए m यहां पर स्लोप है आपकी और c जो है वो y इंटरसेप्ट है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जिस तरीके से जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, कोई भी लाइन हमारी इस तरीके से यहां पर पास आउट हो रही है तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, वाई डैश हो गया। तो एक्स एक्सिस के साथ जो हमारी लाइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, मतलब राइट साइड जो एंगल बनाती है थीटा, इसका अगर आप टेन पता कर लेते हैं, टेन मतलब कि टेन थीटा, तो वही आपकी स्लोप कहलाती है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये आपकी स्लोप हो जाती है। और y एक्सिस को जितनी डिस्टेंस पर ये मीट करती है यहां से लेकर यहां तक, इसे कहते हैं c, मतलब कि y इंटरसेप्ट। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई जरूरी है कि लाइन नीचे ही जाएगी, ये ऐसे भी जा सकती है। तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका c हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी पॉसिबल है। तो m आपकी स्लोप कहलाती है और c आपका y इंटरसेप्ट कहलाता है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 10.3 एक्सरसाइज का, इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, ये हमको दिया हुआ है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। उन्होंने बोला कि आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप स्लोप भी पता करिए और y इंटरसेप्ट भी पता करिए। दोनों बातें हमको उन्होंने बोली हुई हैं। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, इसमें हमें y की वैल्यू पता चलती है ना, हमारे पास y की वैल्यू है यहाँ पर। तो आप यहां से भी y की वैल्यू निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे, 7y हमारा एज इट इज, ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 का इसे डिवाइड कर देंगे तो माइनस 1/7x। ठीक है, तो देखिए अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए जरा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहां पर आगे कुछ नहीं तो हम जीरो ऐड कर देते हैं। अब आप इसका अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेरिजन करते हैं तो देखिए m की जगह पर माइनस 1/7 है, तो आपका जो स्लोप है वो माइनस 1/7 हो गया। और अगर c की बात करें, y इंटरसेप्ट की बात करें तो 0 हो गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। एक और देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम, आपको y की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को अपने, कौन सी फॉर्म है ये, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें स्लोप आता है और y इंटरसेप्ट आता है, इसीलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। निकालते हैं यहां से y की वैल्यू, तो 3y इज इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस 6x प्लस 5। आप y पता करेंगे, 3 का साथ डिवीजन हो जाएगा, माइनस 6/3x प्लस 5/3, ये हो गया। 3 से देखिए आपका कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। अब आप फिर से इन दोनों का कंपेयर करिए। ठीक है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो m है, तो m हो गया आपके पास -2। ठीक, लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग दिस विद दिस, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आपके पास m-2 आ गया और c आ गया 5/3, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए ना थर्ड वाला पार्ट भी उनको दिया हुआ है कुछ, क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू 0। देखिए y इज इक्वल टू 0 की बात करें तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, m इंटू 0 प्लस 0 इंटू सी, ये लिख सकते हैं, 0 सिर्फ ओनली 0, ये लिख सकते हैं आप, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी mx प्लस सी होता है ना, ठीक है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 ये लिख सकते हैं आप इसको।
तभी तो 0 0 को मिला के 0 आएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 0, स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाने के लिए। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम भी 0 हो गया और सी भी 0 हो गया, यहाँ पर दोनों चीजें 0 ही 0 हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या स्टेट किया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, समझिएगा जरा अच्छे से। देखिए उन्होंने बोला हुआ है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। ठीक है, उन्होंने बोला कि आपको इन इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखिए मैं आपको याद दिला देता हूं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए वो लाइन इस तरीके से जा रही है, वो x एक्सिस पर तो a इंटरसेप्ट काट रही है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a होगी और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट b होगी। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है, मतलब कि x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों आपको पता करने हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 2y, ये 12 आप उस साइड ले जाइए। ठीक है, अब एक काम करिए कि आपको इस साइड 1 चाहिए होता है, राइट, तो आप इस साइड 1 बनाने के लिए 12 का इस साइड डिवीजन कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। 3 से आप कैंसिल, 4 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। आप इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं देन यू विल गेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 6। तो यही आपके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों हो गए। ठीक है, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 6। ठीक है, यो तो मैं क्या से कोई डाउटफुल है नहीं, ये चीज क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सेकंड वाला देखिए 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इस साइड 1 होना चाहिए, इसको इस साइड लेकर आते हैं, दोनों के साइड अलग अलग इसको लिख देते हैं, माइनस 3 अपॉन 6 y इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से आपका 2 टाइम्स और 2 से आपका 3 टाइम्स। अगर आप प्रीसाइजली देखें तो देखिए इससे ऊपर सिर्फ x होना चाहिए, ऊपर सिर्फ y होना चाहिए, 2x नहीं चलेगा। यहाँ पर जो 2x आ रहा है ये नहीं चलेगा, ऊपर x अलोन चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, कैसे, x अपॉन 3 अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। 2 इसके नीचे लिख दिया, भाई 2 ऊपर ही जाएगा ना, तो 2x ही हो जाएगा वो, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, तो इस माइनस को आप प्लस में कन्वर्ट करिए और इससे इसे कैंसिल करके 2 टाइम्स इसे लिख दीजिए y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब आप करिए दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, तो a हो गया आपके पास 3 अपॉन 2 और b हो गया माइनस 2। ठीक है ना, ये आपके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों निकल कर आ गए। ठीक, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास x नहीं है ना, देयर इज नो वेयर x है ही नहीं, तो आप एक काम करिए इसे इस तरीके से लिख लीजिए, 0x, भाई x नहीं है तो 0x लिख सकते हैं, प्लस 3y, ये 2 हम उस साइड ले जाते हैं तो माइनस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप समझिएगा, देखिए इस साइड 1 चाहिए तो ये माइनस 2 को आपको इस साइड डिवाइड करना होगा, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 0 अपॉन माइनस 2x। ठीक है, ऐसा चलेगा। ठीक है, प्लस 3 अपॉन माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा अब देखिएगा, ये आपका 0 0 ही है सब कुछ, है ना, ये आपका पूरा 0 0 ही है, इसका कोई मीनिंग है नहीं, आप सिंपली समझ सकते हैं, मतलब कि x एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रहा। ठीक है, ये जो लाइन है वो x एक्सिस को मीट ही नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये बने रहने दीजिए, आप चाहें तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर ध्यान दे लीजिए। ये हो गया y अपॉन, जैसे हमने पीछे किया था, ये हो गया माइनस 2 अपॉन 3, ये 3 हमने नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू 1। तो आपका y इंटरसेप्ट तो माइनस 2 अपॉन 3 है एंड देयर इज नो x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट है ही नहीं, दैट इज दिस लाइन इज मीटिंग नोवेयर मीटिंग x एक्सिस, x एक्सिस को कहीं मीट कर ही नहीं रही है,
तो इस वजह से इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या स्टेट कर रहा है, देखिए उन्होंने बोला हुआ है रिड्यूस फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। आपको इन इक्वेशंस को, जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी हुई है, आपको उन्हें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या आप ये कह लीजिए कि परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए मैं याद दिला दूं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन होता क्या है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये हमारी लाइन को इस तरीके से पास आउट हो रही है, ऑरिजिन से हमने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसकी लेंथ आप मान लीजिए p है। ठीक है, स्मॉल p कह लीजिए, कैपिटल p कह लीजिए, डजंट मैटर। और ये जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब अगर आप इस लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है आपके पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है ना, p परपेंडिकुलर की लेंथ है, और जो परपेंडिकुलर है, जो देखिए परपेंडिकुलर का ही सिनोनिम नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो जो नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, ये आपका अल्फा है। ठीक है, दिस इज अल्फा। और अब क्या है कि परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख ही चुके हैं, एक्स cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, आपको क्लियर है p क्या है, अल्फा क्या है। अब उन्होंने बोला कि आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और आपको इस फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये है। ठीक है, x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास है। देखिए आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले ये जो 8 है 8 को हम उस साइड लेकर जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा है नॉर्मल फॉर्म, उसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p होता है। तो यहां पर सिर्फ x और y वाले टर्म ही रखते हैं, ये उस साइड लेके चले जाते हैं। तो आपको मिलेगा x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू -8। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आप एक काम करिए, देखिए ये p परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की लेंथ कभी भी, मतलब कोई भी लेंथ या कोई भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस माइनस को इधर ले आइए, तो आपको मिलेगा ये -x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 8। अब देखिए इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस कैसे लाएंगे, बात आती है साइन कॉस कहां से लाएं। देखिए क्या करेंगे हम, x का जो कोफिशिएंट है और y का जो कोफिशिएंट है, दोनों के स्क्वायर का सम लेकर रूट ले लीजिए। फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, x का जो कोफिशिएंट है -1, y का जो कोफिशिएंट है √3, दोनों का स्क्वायर करिए, दोनों का सम करिए और दोनों का रूट ले लीजिए। ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम लीजिए और उसका रूट ले लीजिए, तो आपको मिलेगा देखिए 1 + 3 4 हो गया, और 4 का रूट 2 आ गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी, इस नंबर का आप पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो भी नंबर आएगा आपका, इसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर करेंगे तो आपको मिलेगा -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 8/2। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट है नहीं, ये आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहां पर देखिए -1/2 आ रहा है, यहां पर आपका √3/2 आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए x के साथ आपका cos अल्फा होता है, y के साथ आपका sin अल्फा होता है, ये दो चीजें, x के साथ cos अल्फा, y के साथ sin अल्फा। अब देखिए cos में 1/2 जो होती है वो cos 60 डिग्री की, मतलब कि π/3 की वैल्यू होती है, लेकिन ये तो माइनस है, ये तो आपका माइनस है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको करना पड़ेगा कि आपको मूव करना पड़ेगा। cos π/3 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, लेकिन आपको तो -1/2 चाहिए, तो आपको आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, या तो आप 180 में से माइनस कर देते हैं या फिर 90 में से प्लस कर देते हैं। हम चूज करते हैं 180 माइनस, क्योंकि हमें चेंज वेंज करने का चक्कर नहीं पड़ता। 180 में से अगर आप यूज करते हैं तो 180 डिग्री पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना पड़ता है, आपको चेंज करना पड़ता है 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर। ठीक है, तो 180 माइनस आपको कुछ करना है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, ये आपकी 60 डिग्री की वैल्यू है कॉस में, तो कॉस 180 - 60 अगर आप करते हैं, क्या cos 180 - 60,
वैसे 60 की वैल्यू 1/2 है, बट अब -1/2 चाहते हैं, इस वजह से हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो 180 - 60 मतलब आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 180 पे चेंज नहीं होगा, ये आपका कॉस 60 ही हो जाएगा। तो आपका पास -1/2 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना, आपका -1/2 हो गया, है ना। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आप ये कितना था 180 - 60 मतलब cos 120, -1/2 जो है cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। और 120 डिग्री को आप पाई में चेंज कर दीजिए, 120 इंटू पाई/180 करके, 0 से 0 कैंसिल, 6 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल, 6 से 3, तो मतलब 2π/3, ये आप बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया, x तो खैर था ही हमारा cos 2π/3 प्लस, अब √3/2 की बात करते हैं। देखिए वैसे √3/2 जो होती है वो साइन में 60 होता है, लेकिन यहां जो एंगल है वही एंगल आपको यहां पर चाहिए, तो आप √3/2 को साइन में साइन 120 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, साइन 120 है ना, साइन 120 मतलब 180 - 60, और 180 - 60 आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर साइन आपका पॉजिटिव होता है, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, साइन 60 हो जाएगा, जो कि √3/2 हो जाएगा। मतलब आप √3/2 को साइन में साइन 2π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया आपके पास y साइन 2π/3 इज इक्वल टू आपको 4 है गया। आप देख सकते हैं ये आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है ना। बस हमने क्या किया कि कॉस में ये कितने की वैल्यू होती है और उतने ही पर ही ये वैल्यू होती है, दोनों सेम पर ही होंगी, ठीक है। उस तरीके से हमने बस वैल्यूज निकाल दी हैं। यहाँ पर अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा 2π/3 है, और जो परपेंडिकुलर है पी हमारा वो 4 हो गया। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक और करके बताता हूँ, देखिएगा अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x - y = 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फिर से वही कंडीशन कि आपको क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है, दोनों के स्क्वायर का सम निकालिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और y का -1 है, तो -1 का स्क्वायर, और इसका रूट। तो आप देख सकते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो ओवरऑल आपका √2 निकल कर आया। आप √2 का पूरी इक्वेशन में हर एक टर्म में डिवाइड कर दीजिए। आप यहाँ पर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/√2 x - 1/√2 y = 4/√2, नो डाउट। देखिए 1/√2, देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, मैं याद दिला दूं, x cos α + y sin α = p, यही थी ना। तो देखिए x में cos α, देखिए ये तो प्लस में है तो इसकी हमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। आप थोड़ा माइनस वाले पे फोकस करिए, ठीक है। y के साथ sin α होता है, रिमेंबर। तो देखिए जो y के साथ जो -1/√2 है, मैं उसके बारे में जरा बात करता हूं। तो 1/√2 आपको साइन में ढूंढना है, -1/√2 आपको साइन में ढूंढना है कि साइन में कितने की वैल्यू -1/√2 होती है। देखिए अब बात यह है कि देखिए 1/√2 का आपको पता है, ठीक है ना, 1/√2 जो है साइन π/4 यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू है, लेकिन यहां पर माइनस की बात चल रही है। तो माइनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ना, तो माइनस देखिए यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पर साइन नेगेटिव, तो आपको यहां आना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने की होती है 45 डिग्री की, तो आपको कर लेना चाहिए 180 + 45, ठीक है। तो साइन 180 + 45 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 225, और 225 को आप पाई की फॉर्म में लिख लें तो ज्यादा अच्छा है। ऑल्दो यू कैन राइट हियर 225 डिग्री ऑल्सो, बट डजंट मैटर। लेकिन बात यह है कि पाई में लिख देते हैं, तो आप इसमें π/180 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 45 से आपको 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 से आपका ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5π/4, ठीक है। अब जरा इसका चेक कर लेते हैं कि 225 डिग्री पर cos 1/√2 होता है या नहीं होता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, कितने पर cos 225 की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो cos 225, तो आप क्या लिखेंगे इसको, cos 180 + 45, 180 + 45 की बात करें तो 180 + 45 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। यहाँ पर cos नेगेटिव होता है, लेकिन 180 है तो चेंज नहीं होगा, ये आपका cos 45 ही हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं
ये भी आपका -1/√2 ही आया, मतलब आपको ये नहीं लेना है, समझ गए ना। इसी वजह से दोनों पे चेक करिएगा, 1/√2 तो आ रहा है बट माइनस में आ रहा है ना। तो अब आपको ये क्वाड्रेंट नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब आप कहां जाएंगे, अब आपको जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर ही साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, आपको जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके, या तो 270 प्लस या फिर 360 माइनस। तो 360 माइनस 45 कर लेते हैं, है ना भाई। देखिए 45 मुझे कैसे पता चला था, क्योंकि 1/√2 साइन और कॉस में दोनों में 45 डिग्री पर ही मिलता है। साइन 45 इज 1/√2 ओनली, ओके। तो 360 माइनस 45 मतलब 315 डिग्री। इसको आप चेंज कर लीजिए पाई में, तो पाई अपॉन 180 कैंसिल कर लेते हैं। तो 45 से आपका 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 45 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, 45 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 6 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 7π/4 हो गया आपका। तो इसको आप लिख सकते हैं x cos 7π/4 प्लस y sin 7π/4। अब जरा इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 4 जो है, 4 का मतलब 2 × 2 और नीचे आपका √2 है। √2 से 2 √2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको मिलेगा 2√2। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। जो अल्फा है वो आपके पास 7π/4 है, और जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो 2√2 है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं, जब इतना किया हुआ है तो। ये हमको दिया हुआ उन्होंने y-2 = 0, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि y-2 = 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहले तो 2 उधर ले जाते हैं, तो y = 2। देखिए यहाँ पर x वाला पार्ट है ही नहीं, तो आप एक काम करिए, इसको लिख दीजिए 0x + y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई ऐसे परेशानी वाली बात है ही नहीं। अच्छा अब देखिएगा, x के साथ cos होता है, y के साथ sin होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं x cos π/2, क्योंकि cos π/2 यानी कि 90 डिग्री 0 होता है, प्लस इसके साथ 1 है ना, तो y sin π/2, क्योंकि sin π/2 आपका 1 होता है, = 2। हो गया ना फॉर्म, तो सिंपली हो गया, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर। तो बस कुछ लॉजिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इसके बाद देखिएगा बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि देखिए हमारे पास जैसे कोई लाइन है, ठीक है, एक ही पॉइंट है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक x1 y1 मान लेते हैं, x1, y1, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इस परपेंडिकुलर की लेंथ पता करनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है। मान लीजिए इस लाइन की जो जनरल इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, ax + by + c = 0। अब यहां से जो परपेंडिकुलर डाला गया है, तो उसकी लेंथ का आपको फॉर्मूला याद रखना है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, ax1 + by1 + c √a² + b², ठीक है। ax1 + by1 + c √a² + b², दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है आपको। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, देखिएगा जरा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। देखिए इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस कह लें या इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ कह लें, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई अलग चीज वो नहीं है। तो अब हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन। जो हमको पॉइंट दिया हुआ है इस बार, वो तो दे रखा है -1, 1, ये पॉइंट है, और जो लाइन है ये परपेंडिकुलर की आपको लेंथ पता करनी है या डिस्टेंस पता करनी है इस पॉइंट की इस लाइन से, एक ही चीज है। तो लाइन की इक्वेशन है 12x + 6 = 5y - 2। 12 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 12x + 72
इज इक्वल टू 5y माइनस 10। 5y इधर ले आते हैं, 10 भी इधर ले आते हैं, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है यहाँ पर लाइन का, आप देख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन मैंने ली थी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सारी वैल्यूज इधर लेकर आते हैं, 12x माइनस 5y, 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 72 प्लस 10 मतलब 82। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो a है वो 12 है, जो b है वो -5 है, जो c है वो 82 है, और ये x1 है y1 है। ठीक है ना, जहां से आपने परपेंडिकुलर डाला हुआ x1 y1, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया आपका c, और लगाते हैं फॉर्मूला तो आपको पता चल जाएगा द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन और द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है, तो ax1 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ax1, तो a हमारे पास 12 है, x1 मतलब -1 प्लस by1, b की जगह पर -5 है, रिमेंबर -5, ओके, विद साइन चलना होता है सारा डेटा। y1 मतलब कि 1 प्लस c वॉज 82 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -12, ये हो गया -5, ये आपका 82 है ही, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 144 प्लस 25 169, और 169 का रूट आ गया आपका 13। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 82 माइनस 12 किया हमने तो 70 माइनस 65 हो गए, तो 65 अपॉन 13 डिवाइड करेंगे तो 5। देखिए क्योंकि ये डिस्टेंस है, एक लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो आप इसको लिख दीजिए 5 यूनिट्स, दैट विल बी फार बेटर। अब हमें यूनिट्स पता तो है नहीं कि कौन सी यूनिट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, व्हाटएवर, हमें मतलब ही नहीं उससे, हम सिर्फ यूनिट्स लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके बाद देखिएगा हम करने वाले हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ ये क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, whose distances from the line, आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/3 + y/4 = 1। ये आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है, और उन्होंने बोला कि आपको एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट्स पता करने हैं जहां से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो आपकी 4 यूनिट्स है। तो एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, 12 एलसीएम हो गया, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। चलिए, तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि हमको लाइन की इक्वेशन मिल गई, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए अभी हम पीछे डिस्कस किया था कि एक कोई पॉइंट है x1, y1, मैंने उसको नाम दे दिया था, वहां से हमने एक लाइन ली थी ax प्लस by प्लस c = 0 पर जो परपेंडिकुलर की लेंथ निकाली थी वो क्या था हमारे पास, ax² प्लस by² प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b²। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ये पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए c हमारा इस साइड होना चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आपको x एक्सिस पर पॉइंट लेकर चलना है। कहां पर, x एक्सिस पर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो लेट दैट पॉइंट भी आप कुछ भी उसको ले लीजिए, a मैं यहां पर यूज कर रहा हूं x है ही, p,0 ले लेते हैं। ठीक है ना, पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, सो लेट द पॉइंट बी p,0। ठीक है, ये हो गया। फॉर्मूला लगाते हैं ax1, तो a हमारे पास है 4x1 मतलब p, ठीक है, प्लस by1, b हमारे पास है 3 और y1 मतलब 0, प्लस c हमारे पास -12
अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें कितने दे रखी थी उन्होंने 4 यूनिट्स, मेरे ख्याल से 4 यूनिट्स ही थी, बिल्कुल 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया 4p, ये तो 0 हो गया, -12, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 प्लस 9 हो गया 25, 25 का रूट हो गया 5 और 5 4s are 20। इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो 4p इज इक्वल टू 32, तो आपको p मिल जाएगा, 4 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 8, मतलब वो पॉइंट हो जाएगा आपका, भाई आपने p, 0 माना था ना, तो 8, 0 ये आपके पास पॉइंट निकल कर आ गया, दैट पॉइंट भी 8, 0। ठीक है, तो क्लियर हो गया हो मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी है नहीं, है ना। इसके बाद देखिएगा हम बढ़ते हैं आगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या रहती है। ठीक है, तो देखिए आप इसके लिए भी चाहें तो एक फॉर्मूला याद कर लें सिंपल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखिए आपको शायद से याद होगा कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि पहली वाली जो लाइन है वो है आपके पास mx प्लस c1, स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लिया हमने इसको, और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c2। ये आपके पास दो लाइन से विच आर पैरेलल टू ईच अदर, आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, क्या कि मान लीजिए कभी डिस्टेंस अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ये वाली, तो आपको इसका मॉडुलस ले देना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, हाँ, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, क्या, देखिए मॉडुलस वाली बात आ गई ना, ये मॉडुलस यहाँ पर लगाना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि ये मॉडुलस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो साइंस पॉसिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर दो साइन पॉसिबल हैं, एक तो हो जाएगा आपका प्लस में, मतलब प्लस तो पूरा प्लस रहेगा, एक माइनस भी हो सकता है विदाउट मॉड्यूलस, तो -4p - 12 इज इक्वल टू 20, तो -4p + 12 इज इक्वल टू 20, तो -4p इज इक्वल टू इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, एंड p विल बी इक्वल टू -2, तो आपका -2, 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब बनना है हिसाब, ठीक है ना। और मॉडुलस वाला मैंने अप्लाई कर दी ना कंडीशन, तो दो पॉइंट्स आपके पॉसिबल हैं, 8, 0 भी हो सकता है, आपका -2, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, अगर बाई चांस आ जाता है तो लेंथ है एक्चुअली डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इस वजह से आपको यहाँ पर मॉड्यूलस लगाना है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता, पॉजिटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नेगेटिव आती है तो आपको उसका मॉडुलस ले देना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये हमारे पास हो गया, ये दो लाइन है एक दूसरे की पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, इनकी स्लोप्स देखिए अपने सेम ली हुई हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो देखिएगा अब हमारे पास ये दो लाइन्स हैं, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आप लगा सकते हैं c1 - c2 का मॉड्यूलस अपॉन √1 + m²। m यहाँ पर स्लोप है, c1 c2 आप देख ही रहे हैं, y इंटरसेप्ट है हमारे, तो c1 c2 का मॉड्यूलस फिर से, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, अपॉन √1 + m², ये है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिएगा 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला उन्होंने कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। आपको दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, पहली है 15x + 8y - 34 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी जो लाइन है 15x + 8y + 31 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और आपको उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, देखिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके लिए आपको इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, y = mx + c के फॉर्म में। तो 8y =
y इज इक्वल टू ना, तो y की वैल्यू निकालेंगे, इनको इधर ले जाइए, -15x प्लस 34, y इज इक्वल टू, इधर डिवीजन ले लेते हैं, -15/8x प्लस 34/8, ठीक है। ऐसे इसको चेंज करते हैं तो 8y इज इक्वल टू -15x -31, y इज इक्वल टू -15/8x -31/8। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं m दोनों की -15/8 है, c1 34/8, c2 -31/8, ये आपके पास है, ठीक है, 34/8 एंड -31/8। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था क्या था, मॉडुलस c1 - c2, ये c1 हो गया, c2 हो गया, तो 34/8 -31/8, c1 - c2 इसका मॉडुलस अपॉन √1 + m², तो 1 प्लस -15/8 का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएंगे, 34/8 प्लस 31/8 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 65/8 हो गया हमारा ये, अपॉन यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए रूट में 1 + 225 और 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। 64 1 + 64 प्लस 225 हो गया 289/64, तो 65/8/289 का रूट होता है 17 और 64 का हो गया आपका 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया 65 देखिए कोई फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पर प्लस में हो गया तो मॉडुलस का कोई इफेक्ट नहीं रहा, वो प्लस में ही था, तो 65/17 यूनिट्स, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से कोई डाउटफुल क्वेश्चन इसमें नहीं रहा होगा। बाकी ये एक्सरसाइज तो एक कल ही खत्म हो पाएगी, आज तो नहीं हो पाएगी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने में भी टाइम लग जाता है और थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाने में भी। चलिए हाल फिलहाल आप इतना करिए, बाकी हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। कल सुबह आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी इसकी, ओके, चलिए बाय।